नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज कक्षा 7 के इतिहास विषय की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आपके सामाजिक विज्ञान का एक पार्ट है और आपकी किताब का नाम है हमारे अतीत भाग 2। और आज अपन पहले अध्याय की बात करेंगे, जिसका नाम है अ, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। और ये आप देख रहे हो लक्ष्य चौधरी सर के द्वारा लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब करें, फिर पास में ही बेल आइकन दिखेगा ऐसे घंटी, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है ये वाली। तो ऐसे ही उसके ऊपर क्लिक करके उसको प्रेस करना है। और इसके संदर्भ में आज आपकी पहली क्लास है, तो सबसे पहले आपकी किताब का फोटो देख लेते हैं। देखो, ऐसी किताब है, ठीक है। कैसी किताब है? ऐसी किताब है, ऐसी किताब है, ठीक है। ये इसका नाम है हमारे अतीत भाग 2 और इस तरीके से दिखती है। फिर आप अंदर चलोगे तो और आ जाएगा, क्या लिखा हुआ है? सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत भाग 2 कक्षा 7 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं आपके इसके अंदर अभ्यास जो है, आपके अध्ययन करने के जो अध्याय है वो कौन कौन से हैं, पहले उनको देख लेते हैं। ये सारी किताब की डिटेल होती है और ये लो, ये है आपके प्रमुख अध्याय जिनके बारे में अपन बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहला जो अध्याय है वो है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों में की पड़ताल। उसके बाद में नए राजा और उनके राज्य, दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य, शासक और इमारतें, नगर व्यापारी और शिल्पी जन, जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, ईश्वर के अनुराग, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ये सारी चीज़ें इसके अंदर महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आगे चलते हैं, आज आपके पाठ की शुरुआत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या है, किस तरीके से है, ठीक है ना। चलो, घोड़ा गद्दा हाथी सारे आगे। पहला अध्याय जिसका नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो पहली बात तो है कि पाठ को मतलब की है कि भाई 1000 वर्षों का मतलब बीता हुआ समय। भाई अपन ऐसे ही कह सकते हैं कि जो बीता हुआ समय है, बीता हुआ समय। और अपना इतिहास भी यही कि भाई इतिहास किसे कहते हैं? बीता हुआ समय जिसको ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हुई है, यानी भूतकाल के अंदर वो घटित घटनाएं जो हमारे जीवन काल को प्रभावित करती है, उसका वर्णन है वो इतिहास के अंदर मिलता है। और जो आपके पहला पार्ट है, इसका मतलब है कि भाई 1000 साल जो पीछे गए उसके अंदर किस किस तरीके से परिवर्तन आए उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और जैसे कि आपके इसके अंदर एक दादाजी बैठे हैं, बिल्कुल जांच पड़ताल कर रहे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखो एक मानचित्र दिया हुआ है, मतलब एक तैयार किया गया मानचित्र कि भाई यहाँ से ये नाव आ रही है, पानी में जा रही है, और यहाँ पे भी फिर भी पानी दर्शाया गया इस तरीके से। और यहाँ इसकी दी हुई है व्याख्या कि मानचित्र एक 12वीं सदी के भूगोलवेता अल इद्रिसी ने बनाया। ये जो मानचित्र है वो किसने बनाया था? भूगोलवेता कौन था? अल इद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप दिखाया गया है। भाई इसके अंदर भारतीय उपमहाद्वीप को बताया गया। और ये कौन है? भूगोल के बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति कहलाता है भूगोलवेता। इसका मतलब क्या है? भूगोल की जानकारी रखने वाला क्या कहलाता है? भूगोलवेता कहलाता है। और भूगोलवेता का नाम क्या? अल इद्रिसी। क्या नाम है? अल इद्रिसी, जिसने ये नक्शा बनाया था, ठीक है। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि मानचित्र 1 और 2 पर नजर डालिए। मानचित्र 1 अरब भूगोलवेता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। अब ये जो आपको मानचित्र 1 दिख रहा है ना, इस मानचित्र को कौन बना रहा है? इस मानचित्र को बना रहा है आपका व्यक्ति, क्या नाम है? अरब भूगोलवेता अल इद्रिसी बना रहा है। कब बना रहा है? 1154 में बना रहा था। जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। और मानचित्र 2, अब आगे अपन मानचित्र 2 देखेंगे, ठीक है ना। मानचित्र 2 देखेंगे जो किसके द्वारा बनाया गया है? फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा ये बनाया गया था। तो ये 2 है वो फ्रांसीसी मानचित्रकार के द्वारा 1720 में बनाया गया। और दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर इनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज उत्तर
भारत को ढूंढते हैं और श्रीलंका द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश का कन्नौज दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? कन्नौज के नाम से जाना जाता था। मानचित्र दो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 700 वर्ष बाद में बनाया गया और इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचना काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो वापस आप दोनों नक्शे को देखो। एक तो है पहला नक्शा, इसके अंदर इतना अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को नहीं दर्शाया गया है जितना कि दूसरे नक्शे में दर्शाया गया है। लेकिन ये जो पहला नक्शा है, ये बनाने वाला व्यक्ति है, इसका नाम क्या है? अल इद्रिसी नाम है, याद रखना। इसने 1154 के अंदर ये मैप बनाया था। ये भी एक प्रकार से भारत का मैप है, ठीक है। और उसके बाद में एक फ्रांसीसी व्यक्ति ने मानचित्र बनाया था 1720 में, यानी इसके 700 साल बाद, जो बिल्कुल काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है, जिसके अंदर अपन काफ़ी चीज़ों को पहचान सकते हैं। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 18वीं सदी के आरंभ में गिवलॉम द लिस्ले के एटलस नूनो के अनुसार ये चित्र है। ये एक व्यक्ति है, तो इतना आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है वो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो। लेकिन अब भीतर इलाकों पर नज़र डालें, क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है? इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में इसका क्या कारण? देखो इसमें देखो, इसने क्या प्रश्न पूछा है इसके अंदर कि भाई साहब आपने जो मैप देखे कि लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें और इनमें भी उतने ही ब्यौरे जितने समुद्र तट वाले हिस्सों में। गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है? और इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच के ब्यौरे की बारीकी को नज़र से देखें। तो देखो, जो आपका पहला मानचित्र है, इसके अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार के पानी की व्यवस्था को नहीं दर्शाया गया है। यहाँ पे ये तटीय व्यवस्था दर्शाई गई है। देखो ये पूरा तटीय क्षेत्र है, यानी समुद्र लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ इस वाले मैप में देखेंगे, तो इसमें तटीय क्षेत्र को बिल्कुल कहीं पे अंदर घुसेड़ दिया गया है। जैसे ये देखो, यहाँ तटीय क्षेत्र काफ़ी अंदर तक ले जाया गया है, यहाँ पे तटीय क्षेत्र काफ़ी अंदर तक है, फिर यहाँ इस तरीके से, और यहाँ जो तटीय क्षेत्र है वो बिल्कुल इसके अंदर बनाया गया है। तो दोनों मैप के अंदर तटीय क्षेत्र की जो जानकारी है वो समय के अनुसार बदल रही है। जैसे पहला मैप है वो आपके बना था 1154 में बना था, और दूसरा मैप 1720 में बनाया जा रहा। तो इस स्थिति के बीच में काफ़ी सारे नए परिवर्तन हो जाते हैं, भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी बदल जाती है, ठीक है ना। अब आगे देखो, इतनी महत्वपूर्ण एक और बात है, यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है। नई और पुरानी शब्दावली, अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होगा? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक पारसी भाषा से भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। देखो, इसमें अपने को इतिहास ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी चीज़ के बदलने के लिए सबसे ज़रूरी होता है समय। समय के साथ साथ वहाँ क्या क्या परिवर्तन होगा? पहली बात तो है कि वहाँ भाषा में परिवर्तन होगा। उसके बाद में वहाँ की भौगोलिक जो स्थिति है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी। जैसे कि आपने 1154 वाला मैप और 1720 वाला मैप, इन दोनों को अगर आपने अच्छे तरीके से देखा है तो इन दोनों में आपने कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन नजर जरूर आया है, ठीक है। उसके बाद में आके देखो, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इसे हिंदुस्तान, देखो उदाहरण के लिए अगर ये परिवर्तन आपको समझना है ना, तो हिंदुस्तान शब्द को अच्छे से समझो। देखो, आज हम हिंदुस्तान का जो प्रयोग ले रहे हैं, आधुनिक भारत में इस राष्ट्र को अपन भारत कहते हैं। लेकिन 13वीं सदी में जब फ्रांसीसी इतिहासकार, किसकी बात हो रही है? 13वीं सदी की बात कर रहे हैं। 13वीं सदी के अंदर फ्रांसीसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज, तो मिन्हाज ए सिराज कहाँ का था? फ्रांस का था, जो अपने भारत के अंदर घूमने आया था।
इसका मतलब क्या हुआ कि भाई फ्रांसीसी इतिहासकार कौन है, मिन्हाज ए सिराज, वो भारत में किस लिए आया। पहले क्या होता था, लोग इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए, जैसे आज के ज़माने में लोग विदेश यात्राएं करते हैं, तो उस ज़माने में भी लोग स्थल के माध्यम से या फिर समुद्री नावों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और इतिहास के बारे में नई नई जानकारियां रखते थे। तो उसी ज़माने के अंदर 13वीं सदी में एक फ्रांसीसी इतिहासकार जिसका नाम है मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था और उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। ध्यान रखना, हिंदुस्तान शब्द के साथ में दक्षिणी भारत का समावेश कभी नहीं किया गया। और हिंदुस्तान जो शब्द था वो केवल गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र और सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र तथा जो दिल्ली के जो मुख्य क्षेत्र थे उनमें इसको शामिल किया गया। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अब 13वीं सदी में कौन कर रहा था, 13वीं सदी में कर रहा था मिन्हाज ए सिराज, जो एक फ्रांसीसी इतिहासकार था। लेकिन उसके बाद में अपने को उल्लेख मिलता है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 16वीं सदी के अंदर बाबर ने किया था। किसने किया था, बाबर ने किया था। और इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो, अब देखो 14वीं सदी में कौन आता है, कवि कौन आता है, अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे, हम आज जोड़ते। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं हो। हाँ बिल्कुल, कि भाई विदेशी व्यक्ति कौन होगा। देखो यहाँ ये शब्दों का अर्थ समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इतिहास के अंदर शब्दों का मतलब किस तरीके से बदलता है, और अगर कोई इतिहासकार एक शब्द का प्रयोग करता है तो वो आगे बदल करके क्या स्वरूप धारण करता है वो चीज़ें। तो अगर अपन विदेशी शब्द का अर्थ लें तो विदेशी शब्द का अपने यहाँ पे सामान्यतः अर्थ क्या होगा कि भाई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नहीं हो, ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, भारतीय नहीं हो। क्या आपको कुछ ऐसे शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं। जैसे मैं एक शब्द कहता हूँ आपको दिन, आप दिन कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। अगर आपने ऐसे लिखा दिन, इसका मतलब क्या होता है, डे। और ये इसका मतलब क्या होता है, दिन इसका मतलब होता है गरीब। इसका मतलब क्या होता है, गरीब। डे का मतलब दिन होता है, इसका मतलब होता है गरीब। तो समय और स्थिति के साथ साथ में जिस शब्दों के जो प्रयोग है वो भी बदल जाते हैं। तो विदेशी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समय या उस समाज या संस्कृति का हिस्सा नहीं हो। देखो अब देखो सीधा सा शब्द क्या होता है, क्या भाई विदेशी का सीधा सा शब्द होता है कि भाई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं हो। लेकिन मध्य युग की बात करें, मतलब आज से काफी टाइम पहले की बात करें, तो मानो एक ऐसा व्यक्ति जो गांव में आने वाला हो और कोई भी अनजाना व्यक्ति हो, उसे विदेशी उस संस्कृति का नहीं हो तो उसे विदेशी का अंग माना जाता था। ऐसा व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति जिसे हिंदी में तो परदेशी कहा जाता है लेकिन फारसी में अजनबी कहा जाता है। देखो अब मतलब बदले कि नहीं बदले। पर्टिकुलर एक शब्द यूज लिया जा रहा है, क्या यूज लिया जा रहा है, पर्टिकुलर एक शब्द यूज लिया जा रहा है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है विदेशी। ठीक है, अब ये जो विदेशी शब्द है, इस विदेशी शब्द जो विदेशी शब्द है, इस विदेशी शब्द का तो मतलब एक तो अपन हिंदी के अंदर सामान्य लेते हैं, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नहीं हो, यानी भारत का नहीं हो। लेकिन अब हिंदी के अंदर बात करें तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है परदेसी। परदेसी, और परदेसी के बाद में एक ऐसा शब्द होता है, जैसे हिंदी में कह देते हैं विदेशी को परदेसी, लेकिन अजनबी कहा जाता है फारसी भाषा में, अजनबी। अब दोनों के अर्थ हुए अलग अलग नहीं हुए, अलग अलग अर्थ नहीं हुए लेकिन शब्द अर्थ है। विदेशी किस में है, हिंदी, लेकिन ये किस में है, ये आपका फारसी। ये है फारसी, फारसी में अजनबी, और दोनों का अर्थ भी क्या है, विदेशी।
इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता है, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी आपको समझनी होगी। आगे देखो, इतिहासकार और उनके स्रोत। ठीक है, इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल अपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ोगे। यानी इस पुस्तक के अंदर अपन 700 ईस्वी से लेकर के 1750 के बीच में क्या क्या किस तरीके से चीजें होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी इस काल के अंदर कौन सी घटनाएं घटित होती वो सारी देखेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनको बहुत सी बातें ऐसी मिली। स्रोतों का मतलब क्या क्या स्रोत है, क्या क्या साक्ष्य है, ठीक है ना। कुछ बातें ऐसी मिली जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य, देखो ये चीज आप 6 क्लास में पढ़ चुके भाई। सिक्के हैं, शिलालेख यानी ऐसे पत्थर, सॉरी ऐसे लेख जो शिला के ऊपर लिखे गए यानी पत्थर के ऊपर लिखे गए, वो सारी शिलालेख है। स्थापत्य यानी भवन निर्माण तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करते हैं। देखो यहाँ अपन जो इतिहास के बारे में चीजें देखेंगे, एक तो सिक्का हो गया और शिलालेख। आप देख लीजिए कि भाई शिलालेख होता क्या है। शिलालेख जैसे मैं कल आपको इसका पिक बता दूंगा जब क्लास शुरू करेंगे, तब ये सारी चीजें जो आपने आई है। तो देखो सिक्के, सिक्के के बाद में शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है ऐसा लेख, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा लेख जो पत्थर पर उत्कीर्ण उत्कीर्ण किया गया हो उसे शिलालेख कहते हैं। जैसे अशोक का शिलालेख, भाबरू का शिलालेख, ये ऐसे बहुत सारे शिलालेख हैं, ठीक है ना। और आगे है कागज का मूल्य। इसको पढ़ते हुए अपन अपनी आगे की क्लास देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।